राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा 11 और 12 दिसंबर को आएंगी मुर्मू। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर मौत। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई, कई मीटर घिसटी। सेंट्रल लॉक होने की वजह से नहीं निकल पाया कोई बाहर। 1.5 साल बाद एक मंच पर आएंगे अमित शाह, नीतीश कुमार। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। ममता, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक नहीं होंगे शामिल। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक 11 को। विधायकों से 20 मिनट नड्डा ने किया संवाद। कहा 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारी पूरी करें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी। विधायक दल की बैठक आज दोपहर। पर्यवेक्षक तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। यूपी में सोमवार से बढ़ेगी ठंड। 7.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बरेली सबसे ठंडा शहर। कानपुर में कोहरे से 17 ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। देता है, मंत्री के पास पैसा पहुंचता है, मुख्यमंत्री के पास पैसा पहुंचता है। आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, जो काम कराने के लिए आप पैसे देते हो, वो पैसा सीधे ऊपर मुख्यमंत्री तक जाता है। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार बनाई है। आज आप लोगों ने पंजाब में एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुना है। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार मंत्री चुने हैं। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार एमएलए चुने हैं। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार चुनी है। हम पैसे नहीं खाते। हमें जन्म प्रमाण पत्र में पैसे नहीं चाहिए, हमें मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसे नहीं चाहिए, हमें राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए। हमें आपका प्यार और मोहब्बत और विश्वास मिल गया, बहुत है। ऊपर वाले ने इतना दे दिया हम लोगों को, हमें यकीन भी नहीं था कि भगवान यहां पहुंचा देगा हम लोगों को। तो दोस्तों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी आज ये काम कर सकती है जो आज पंजाब के अंदर शुरू किया गया है, जो 5 साल पहले दिल्ली के अंदर शुरू किया गया था। केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। हमारी नीयत साफ है। जब से भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा गया। बड़े बड़े नेताओं को, जिन्होंने पंजाब का पैसा 75 साल में लूटा था, उनके घर रेड मार के उनको गिरफ्तार किया भगवंत मान सरकार ने। ये डरते नहीं है किसी से, निडर आदमी है, साहसी आदमी है। चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, जिसने भी पंजाब को लूटा वो अंदर जाएगा। जिन्होंने अभी तक पंजाब का खजाना लूटा, उनसे सारा पैसा वापस निकलवाएंगे और आपके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, आपके ऊपर, आपके स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। इन्होंने एक और काम किया था कि अपना, अगर कोई रिश्वत मांगे तो अपना फोन निकाल लेना, अगर कोई रिश्वत मांगे तो फोन निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। आतंक फैल गया था, सारे दफ्तरों के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई। लेकिन कई अफसरों ने काम करना बंद कर दिया, काम ही नहीं करते थे, चक्कर कटाते थे। आज ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा कदम है। सबसे भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे बड़ा हथौड़ा मारा है आज भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर। और आने वाली पुश्तें याद रखेंगी, एक आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को और दूसरी आजादी मिली है 5 दिसंबर 2023 को पंजाब को। दोस्तों, ये इतना बड़ा कदम है। दोस्तों, इसमें आपके बहुत सारे काम होंगे। जितने 43 किस्म के काम बताए जा रहे हैं ये, लेकिन 43 किस्म के नहीं है। मैं पढ़ रहा था यहां आने के पहले, आज कम से कम 80 सेवाओं से ज्यादा सेवाएं पंजाब के अंदर इसके तहत लगाई जा रही हैं और धीरे धीरे पूरी पंजाब सरकार को इसके तहत किया जाएगा। जितने लड़के लड़कियां आपके घर आएंगे आपका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आपके कागज लेने के लिए, 4000 नए लड़के लड़कियों को नौकरी मिलेगी इसके अंदर। 4000। अभी तक मान साहब 37,000 लोगों को नौकरी दे, 40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अंदर 4000 और बच्चों को नौकरी मिलेगी इस सेवाओं के अंदर।
धीरे धीरे अपने को पंजाब से बेरोजगारी भी दूर करनी है। जब मैं और मान साहब आप लोगों से वोट मांगने के लिए आते थे चुनाव के पहले, आप लोगों को हमने गारंटी दी थी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज धीरे धीरे करके वो गारंटी पूरी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है, ये कोई कच्ची गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हर हफ्ते मेरा आना हो रहा है। हर हफ्ते मेरे पास फोन आ जाता है मान साहब का, इस हफ्ते हमें ये उद्घाटन करना है। अभी थोड़े दिन पहले हमने तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया था। पंजाब के बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ यात्रा स्थानों पे तीर्थ यात्रा कराने के लिए ट्रेन शुरू हो गई हैं। हजारों की संख्या में अब पंजाब के बुजुर्ग जो है, और हर बुजुर्ग के साथ एक एक युवा भी जाएगा, हर अलग अलग स्थानों पे तीर्थ यात्रा करवाने जा रहे हैं। अभी हम होशियारपुर गए, गुरदासपुर गए, हजारों करोड़ रुपए के काम शुरू हो रहे हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। आप इसी तरह से अपना विश्वास बनाए रखिए। चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान आपको कह के गए थे कि 5 साल में इतने काम कर देंगे, अगली बार चुनाव के पहले हमें प्रचार करने आने की जरूरत नहीं है। आपसे केवल यही कहेंगे, अगर काम पसंद आया हो 5 साल का तो वोट देना, काम पसंद नहीं आया हो तो वोट मत देना। बोलो सोनिहाल। राष्ट्रीय गीत लिए कृपा करके आप अपने स्थान से खड़े हो जाओ। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय और ब्रह्म न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें शमनीय आपराधिक वाद धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावावाद, श्रमवाद, बैंक वसूलीवाद, विद्युत अधिनियम और जलवाद, सेवा मामले, पारिवारिक वैवाहिक वाद सहित कई चीजें शामिल हैं। तो दीवानी न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय में आयोजन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, लेखक, स्तंभकार एवं इंटरनेट मीडिया पर स्वतंत्र टिप्पणीकार विजय शंकर सिंह का आज कानपुर के भैरव घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे व्योम रघुवंशी ने पिता के चिता को जैसे ही अग्नि दी, माहौल बेहद गमगीन हो गया। पंचतत्व में विलीन होने से पूर्व सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी ने भैरव घाट पर ही अपने पूर्व कमांडर को बिगुल बजाकर अंतिम विदाई और सलामी दी है। अंतिम संस्कार के दौरान कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने प्रोफेसर, पत्रकार, लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी व पूर्व अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। विजय शंकर सिंह की धर्मपत्नी प्रोफेसर डॉक्टर विभा सिंह भी कानपुर के डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग की हेड रह चुकी है। विजय शंकर सिंह के निधन से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया स्तब्ध है। वहीं इन दोनों
दोनों ही माध्यमों में बेहद सक्रिय और देश एवं प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर तथ्यपरक टिप्पणी तथा रिपोर्ट लिखते रहते थे और सोशल मीडिया व देश का चर्चित चेहरा भी थे। भैरव घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है। पूर्व आईपीएस थे विजय शंकर सिंह को अंतिम विदाई दी गई है और इस दौरान पहुंचे सभी लोग गमगीन नजर आए हैं। कानपुर के भैरव घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व आईपीएस थे विजय शंकर सिंह। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, अंतिम विदाई दी गई है विजय शंकर सिंह को। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मायावती ने पार्टी बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया है। आकाश आनंद मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। बसपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म होने के बाद यह ऐलान सामने आया। मायावती कार्यालय से अपने आवास के लिए रवाना हो चुकी थी और 2024 की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें आकाश आनंद उनके भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद को दी गई है। बसपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हुई और जिसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि इस बैठक में आने वाले चुनावों को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है और आकाश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं, उनके छोटे भाई आनंद के बेटे हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी बैठक में बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आकाश आनंद यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब उनके उत्तराधिकारी होंगे। और बसपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म होने के बाद ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। मायावती कार्यालय से अपने आवास के लिए रवाना हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज बैठक के दौरान ये अहम चीजें सामने आई हैं, जहां पर आकाश आनंद को ये बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी गई है। अब आकाश आनंद के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी आने वाले वक्त में, आने वाले चुनावों में बीएसपी की परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाने की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले चुनावों पर नजर डालें तो हमने देखा कि किस तरीके से बड़ा नुकसान पार्टी उठाती आई। 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को महज 1 सीट मिली थी। अब आकाश आनंद के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का बड़ा दबदबा रहा है। लंबे वक्त तक वो सत्ता में भी रही है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार हालत खराब होती गई, इसके बाद अब बीएसपी को वापस मुख्य धारा से जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर होगी। देखना होगा किस तरीके से इन जिम्मेदारियों को वो उठाते हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बसपा कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक से यही जानकारी निकलकर सामने आई थी कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वो है कि मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक हो रही थी। देखिए, 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीएसपी की ओर से क्या कुछ स्टैंड रहता है वो बहुत अहम होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे हैं, उनके छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। आकाश, पहले उनकी स्कूलिंग की बात करें तो हरियाणा से पूरी हुई। हरियाणा के बाद उन्होंने लंदन से एमबीए किया और लंदन से ग्रेजुएट हैं आकाश आनंद। हालांकि 2017 में एक बड़ी रैली में उन्होंने उन्हें लॉन्च किया था, लेकिन अब पूरी तरीके से एक बड़े पद पर सक्रिय होंगे आकाश आनंद। और इसी पर आज बातचीत करेंगे। राजनीतिक लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। खेमचंद्रा शर्मा जी हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता हैं दिल्ली की ओर से। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ में, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तामीज अहमद हैं। मोहम्मद तकी हमारे साथ में है, आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सभी से जानेंगे कि आखिर ये बड़ी खबर, ये राजनीतिक खबर कितना हलचल जो है वो लेकर आएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और साथ ही साथ देश की राजनीति में। खेमचंद शर्मा जी के साथ में हम शुरुआत कर लेते हैं।
खेमचंद जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। देखिए, बीएसपी की हालत अगर पिछले चुनावों में हम देखें तो लगातार खस्ताहाल होती चली गई, लगातार जो है वो पिछड़ती गई। अपना वोट बैंक, जो एक मजबूत वोट बैंक रहा बीएसपी का, कहीं ना कहीं उसमें भी सेंधमारी करने में बीजेपी हो या फिर बाकी के जो दल हैं वो कामयाब होते नजर आए। लेकिन अब जब आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, एक नई सोच के साथ राजनीति में उतरेंगे, ऐसे में क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? एक राजनीतिक लिहाज से भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप उनके विपक्षी हैं, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि युवाओं का एक अलग स्टैंड होता है, एक अलग तरीके से राजनीति होती है। क्या मायावती जैसी ही राजनीति करेंगे या कुछ नया लेकर आएंगे, पार्टी को मजबूत कर पाएंगे आकाश आनंद? नमस्कार, जय श्री राम जी। देखिए, ये बीएसपी का इंटरनल मैटर है, हम लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट करने की जरूरत भी नहीं और हमारा हक भी नहीं है। लेकिन हाँ, आकाश जी युवा हैं, युवाओं को आना भी चाहिए, युवाओं को मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन युवा कहाँ से आ रहा है? युवा क्या आम जनता के बीच में से आ रहा है? युवा क्या उस वर्ग से आ रहा है जिसको बीएसपी रिप्रेजेंट करती है, या फिर किसी खास परिवार से आ रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो आम लोगों के बीच में से आ रहे हैं, उस समाज में से आ रहे हैं, इस समाज के लिए बीएसपी लड़ती रही, काशीराम जी लड़ते रहे, और मायावती ने भी बहुत लंबे समय काम किया, मायावती ने भी। लेकिन अब उनका भतीजा आके सुप्रीम बनता है, तो कितना समाज उसको एक्सेप्ट करेगी, कितना नहीं करेगी, क्योंकि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। मैं, मेरे बाद भतीजा, भतीजे के बाद उसका बेटा, फिर वो, यानी परिवारवाद वाला पुराना दावा आप कहीं ना कहीं वही वार जो है वो आप सीधे तौर पर मायावती पर कर रहे हैं। मैं वार नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। समाज उनको कितना एक्सेप्ट करेगा ये देखने वाला विषय होगा। ठीक है, अगर समाज में से कोई व्यक्ति आता तो शायद एक्सेप्टेंस ज्यादा होती। ठीक है, ठीक है। आपके पास लौटते प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। भुवन जी, समाजवादी पार्टी पर भी परिवारवाद का बड़ा आरोप बीजेपी रह रहकर मरती आई है। जब से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के बाद से जिम्मेदारी संभाली है, उसके बाद से ही अखिलेश यादव को इसका सामना करना पड़ा है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में कई चीजों को साबित कर दिखाया है। कई ऐसे मौकों पर अखिलेश यादव ने राजनीति में ऐसे दांव खेले जो काफी बड़े थे। लेकिन अब जो बीएसपी उस राह पर चली है तो विपक्ष का परिवारवाद वाला जो तीखा वार है वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में आमने सामने रहे हैं सपा और बसपा, कई बार गठबंधन भी हुआ है उत्तर प्रदेश में आपका। ऐसे में अखिलेश आनंद को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि क्या आने वाले चुनावों में टक्कर दे पाएगी बीएसपी किसी भी दल को? क्योंकि फिलहाल 22 के विधानसभा चुनाव तक नजर डाले तो महज एक सीट पर सिमट चुकी है बीएसपी। देखिए, हमें लगता है परिवारवाद की बात कह रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई, तो हमें लगता है कि परिवारवाद की प्रथम पाठशाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आज हमारे जो मुख्यमंत्री देखते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर परिवारवाद का कहें, अगर वो मठ के अध्यक्ष हैं तो उनके चाचा की वजह से हैं, सांसद हैं तो उनके चाचा की वजह से हैं, राजनाथ सिंह के सपुत्र पंकज सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी के बेटा सांसद है, पोता मंत्री है संदीप सिंह, और लालजी टंडन, आशुतोष टंडन जी का तो अभी निधन ही हुआ है। ये तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में बयार सी है। तो परिवारवाद तो का तो पौ शब्द बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और आज ये तो आदरणीय बहन जी का डिसीजन है, मायावती का डिसीजन है, समाजवादी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो किसको बनाए, उनकी पार्टी हो, किसी को बनाए। लेकिन आज बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से देश और प्रदेश का एक प्रश्न और बड़ा है, और ये प्रश्न बड़ा ये है कि दानिश अली जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, उनको तब हटाया गया जब उनको जरूरत थी अपने नेता की साथ की। उनको सजा ही इस बात की मिली कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। कल आदरणीय बहन जी ने उनको इसकी बात की सजा देने का काम करा। अब देश और प्रदेश में साफ मैसेज चला गया कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये बहन जी के लिए प्रश्न देश और प्रदेश की नजर में है। क्या अल्पसंख्यक समाज केवल वोट के लिए इनके साथ है? एक अल्पसंख्यक समाज का नेता, जिसके भारतीय जनता पार्टी का नेता पूरे सदन में गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, पराकाष्ठा करता है बदतमीजी की, उसका साथ देने के बदले उसको हटाने का काम करा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए न्याय की उम्मीद कर रहा था। हमारे संसद से, हमारे संविधान के तहत वो न्याय मांग रहे थे। ऐसे अल्पसंख्यक समाज के नेता का साथ देने के बदले उनको हटाना आज बहुजन समाज पार्टी की बहन जी को जवाब देना है, देश को और प्रदेश को।
रखते हैं। तामीज अहमद साहब हमारे साथ में है, माफ कीजिएगा। तामीज जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। तामीज साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तामीज साहब, देखिए कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति फिलहाल बीएसपी जैसे ही उत्तर प्रदेश में तो होती हुई नजर आई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने झेला, उसके बाद हमने देखा कि एक बार फिर मजबूती के साथ उतरने की कोशिश हो रही है। और अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ बीएसपी अन्य राज्यों में भी जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। कई राज्यों में तो खुद आकाश आनंद जाकर बड़े मंचों पर उन्होंने संबोधन भी किया है, जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन अब जब मायावती की ओर से जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उत्तराधिकारी बना दिया गया है, राजनीतिक उत्तराधिकारी एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि राजनीतिक अनुभव की बात करें मायावती का बहुत बड़ा रहा, वो मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की। तो ऐसे में पार्टी तो मजबूत रही है, लेकिन वर्तमान के हालात बहुत खराब है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चुनौतियां होंगी, ये भी आप बताइए कि उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी, किन चुनौतियों से पार पाना होगा अगर बीएसपी को वापस से मजबूती पर खड़ा करना है तो। जी नमस्कार। पहले तो थोड़ा नाम करेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नाम तमजीद है। जी 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 जी, एक बार फिर से आप बोलिए अपना नाम। देखिए आज जो तमजीद साहब, ठीक है, तमजीद उनका नाम सही कर दीजिए। ठीक है, बहरहाल जी 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 जी, मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए जो आज हुआ है, एक तरह से बीएसपी के अंदर जो है नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। और हम लोग तो बधाई देना चाहेंगे आकाश आनंद जी को कि देखिए मायावती जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है दलित राजनीति को लेकर, जो भी नुकसान हुआ है वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग बात है। लेकिन मायावती जी का जो दलित उत्थान को लेकर जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत अविश्वसनीय रहा है और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने जिस तरीके से दलितों के लिए काम किया, जिस तरीके से कांसीराम जी ने, मायावती जी ने एक मिशन खड़ा किया जिससे दलित चेतना बढ़ी, तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मायावती जी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी रिस्पेक्ट की है। हमें क्या नुकसान हुआ है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के लिए काम किया, दलितों को उत्थान के लिए काम किया, उसको हम लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया। अब नया नेतृत्व है, नई चुनौतियां। अब कंपटीशन भी तो नया होगा ना, अगर उस लिहाज से आप देखें तो आपको क्या लग रहा है, आकाश आनंद क्या मजबूत कर पाएंगे कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि आप राजनीतिक विरोधी हैं। जी जी जी, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा। राजनीति तो ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमेशा नए नए दल आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तो ये तो चेंज इज दी ओनली परमानेंट थिंग इन दी वर्ल्ड। तो बदलाव तो होना ही था, है निश्चित है। मायावती जी ने उनको दिया है और उनके पास भी चुनौती है। एक सीट है इस समय बहुजन समाज पार्टी की और लगभग सांसद हैं उनके 5, तो वो जो भी है वो उनके लिए चुनौती है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक चुनौती ये भी रहती है कि उनका जो वे ऑफ वर्किंग है बहुत डिफरेंट है। अब दानिश अली जी खुद, जैसे बोला भी सपा के प्रवक्ता ने, खुद वो संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ देने के बजाय उनको पार्टी से निकाल दिया। तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी को में आप ये देखते होंगे कि कोई नेता ये नहीं कह सकता कि मैं इसका परमानेंट लीडर रहूंगा। किसी भी दिन शाम को चिट्ठी जारी हो जाती है और उनको निकाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये सब भी चुनौतियां होंगी। बाहरी चुनौतियां तो होंगी आकाश आनंद जी के ऊपर, लेकिन इंटरनल चीजें भी बहुत होंगी। वर्तमान की इंटरनल चुनौतियां भी रहेंगी कि कैसे वो अपने नेताओं को कॉन्फिडेंस दे पाते हैं कि नहीं वो उनके साथ पार्टी खड़ी रहेगी, मुश्किल चुनौतियों में भी खड़ी रहेगी। क्योंकि अक्सर देखा गया बहुजन समाज पार्टी में जब उनके नेताओं पे मुश्किल आती है तो अक्सर बहुजन समाज पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। तो मैं शुभकामनाओं से हूँ सही, मैं उनको सिर्फ ये आगाह कर रहा हूँ कि सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं, अंदर भी चुनौतियां हैं, उससे कैसे निपटेंगे वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तमजीद साहब आपके पास लौटेंगे और आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। आम जानकारी आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वापस लौटेंगे अपनी चर्चा की ओर। मोहम्मद तकी हमारे साथ में जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तकी साहब आपका भी बहुत स्वागत के न्यूज इंडिया पर। हम बात कर रहे थे आकाश आनंद की जिम्मेदारी को लेकर। आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए जिस तरीके से अपनी जमीन तलाश रही है। फिलहाल संजय सिंह के हाथों में नेतृत्व दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसको लेकर आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले खबर का रुख कर लेते हैं। आम खबर आपको हम बताएंगे।
जहां पर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नए सीएम का नाम सामने आ चुका है। लंबा मंथन हुआ, लेकिन सबके बाद आखिर मोहर लग चुकी है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जीत हुई थी, उसके बाद अब विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हो चुका है और नाम सामने आ चुका है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है और विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त क्या अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मोहर विधायक दल की बैठक में लग चुकी है और बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल की बैठक में सामने आ चुका है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, विधायक दल की बैठक में फैसला हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज 11 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी। 54 विधायकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें साफ तौर पर नाम सामने आ चुका है। विष्णुदेव साय का नाम रेस में भी सबसे आगे चल रहा था और अनुभवी आदिवासी चेहरा है विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि सबके बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को चौथी बार नहीं चुनती है तो ओबीसी आदिवासी चेहरे को सीएम बनाएगी और ऐसे में सीएम रेस में विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे था, जिस पर अब फाइनल मोहर लग चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विष्णुदेव साय के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी में बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में अब ये बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, जहां पर फाइनल मोहर लग चुकी है और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। 54 विधायकों की बैठक में ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय, जिसमें फाइनल मोहर लग चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर को लेकर, जिसमें आकाश आनंद को आज बीएसपी सुप्रीमो ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। मोहम्मद तकी साहब के साथ में शुरुआत करते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, स्वागत आपका तकी साहब के न्यूज इंडिया पर। तकी साहब, हम जानना चाहेंगे कि देखिए, आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने क्या बीएसपी चुनौती के तौर पर होगी अब जब नए सिरे से, एक नए तरीके से, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो एक नए पैटर्न में, एक नए तरीके से राजनीति की शुरुआत होती है। आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, लंदन से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ऐसे में क्या उम्मीदें आपको लग रही है, एक कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। वो पार्टी वो है जो घर घर जाती, जनता से मिलती है, जनता के बीच संवाद करती है। और आम आदमी पार्टी कभी परिवारवाद पे विश्वास नहीं करती। और बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है, जिसने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है, वो अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। भाजपा के केंद्र में 10 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद से आए हैं और उत्तर प्रदेश में 21 ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से आए हैं। अभी कुछ लोगों का नाम बताया मोहम्मद साहब ने,
राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है, राजवीर सिंह जो कल्याण सिंह के पुत्र थे, मेनका गांधी, वरुण गांधी है, और आपकी कौशल किशोर है, उनकी पत्नी जो है जय देवी वो है, बलविंदर सिंह है उनके बेटे हैं, विधायक हैं, पत्नी उनकी जो है पूर्व सांसद भी रही हैं। आपके कीर्तिवर्धन सिंह है, उनके वो भी सांसद रहे, पिता उनके रहे, और रीता बहुगुणा जोशी रही। आप देखा प्रवीण निषाद, उन्हीं के उनके बच्चे भी उसी पार्टी के अंदर हैं। और उत्तर प्रदेश में दिनेश प्रताप सिंह, दया शंकर सिंह, नंदी, नितिन अग्रवाल, अनिल राजभर, ये सब राजनीति, इनके पिता या इनके कोई परिवार से राजनीति हमेशा रायसूर प्रताप शाही, उनके बेटे देवरिया से जो है वो विधायक पर ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, स्वर्गीय आशुतोष टंडन भी लाली टंडन के पुत्र थे। नीलिमा कटियार है, जितेंद्र प्रसाद है, अनुराग सिंह है, और आदित्य सिंह है, सुरेंद्र कुशवाहा है, विवेक वर्मा विधायक रहे हैं, उनके पिता भी विधायक थे। राम विलास चौहान विधायक हैं मऊ से, फगुन चौहान उनके पिता राज्यपाल रहे मेघालय से, अमित चौहान रहे, उनके स्वर्गीय मुन्ना चौहान जी रहे, विधायक रहे। अशोक कोरी हैं जो सलोन से रायबरेली से, उनके पिता स्वर्गीय बहादुर कोहली भी बीजेपी में रहे। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा जो है उनके राजवीर सिंह रहे। ठीक है, यानी परिवारवाद को लेकर शिकायत आपको भी है बहुत ज्यादा। अभी सुनिए, इनके जो उनके सहयोगी दल है उनके भी सब परिवार के लोग हैं। इनके जो सोने लाल पटेल साहब थे, अपना दल का जो है उसमें सुप्रिया पटेल उनकी बेटी है, उनके पति आशीष पटेल हैं, वो भी बीजेपी में है। निषाद पार्टी के संजय निषाद, वो भी बीजेपी में। यानी बीएसपी के साथ साथ आप बीजेपी पर भी हमला बोल रहे हैं। बहुत सारे, और एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखिए आप, वसुंधरा सिंधिया, पूरा सिंधिया परिवार बीजेपी के अंदर। ठीक है, बीजेपी के मुंह से ठीक है, तो बीजेपी ने, यानी बीजेपी का दांव अब उस पर भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है तकी साहब, आपके पास 50-60 लोग हैं। दूसरी बात ये कि मायावती जी जो हैं, जो दलित आ रही हूँ आपके पास, दलितों की परेशानी क्या देखी, सबसे बड़ी दलितों की परेशानी शिक्षा। अगर मायावती जी वाकई में दलितों की हितैषी होती तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम करती, स्कूलों को सही करती। आज जो बेसिक शिक्षा के स्कूल है उसके अंदर जो जाके पढ़ रहा है बच्चा, वो दलित का बच्चा है, पिछड़ी जाति का बच्चा है, गरीब समाज का बच्चा है। लेकिन मायावती जी ने उसके लिए काम नहीं किया। बड़े बड़े पार्क बनवाए, बड़े बड़ी जगहें बनाई, लेकिन उस बेसिक शिक्षा के लिए मायावती जी ने कोई काम नहीं किया। आज भी वहां मिड डे मील के लिए बच्चे जाते हैं पढ़ने का, जो आज बीजेपी ने भी वही काम किया है। तो मायावती जी से जो उम्मीदें थी बहुजन समाज को, उस उम्मीदों पे मायावती जी खरी नहीं उतरी, और आज भी शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम नहीं हो रहा है। और आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा शिक्षा पे काम कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने स्कूल जो बनाए हैं, क्लासरूम जो बनाए हैं दिल्ली में, पंजाब में, वहां ऑटो रिक्शा चालक, पटरी वाले, गरीब लोगों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर बहन जी ने काम ही नहीं किया। और बिजली हमने सस्ती करी, जो गरीब लोग बिजली कम यूज करते हैं उनको फ्री बिजली दी, यातायात के लिए काम किया। पंजाब में हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमसे नौकरी की उम्मीद मत करिए। जो बड़ी बड़ी बातें वादे किए गए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सेंटर सस्ता मिलेगा, उसके कहने वो तो मजाक था, वो तो जुमला साबित हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास, ठीक है। अभी सुनते हैं बीजेपी ने जो परिवारवाद का मुद्दा उठाया, आपने उसको लेकर ही बीजेपी को घेर दिया है। अब खेमचंद्रा जी हमारे साथ में है। खेमचंद्रा जी, देखिए आपने परिवारवाद को लेकर बात कही, हालांकि ये बात ठीक है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी दल, मैं तो सभी को सम्मिलित करती हूँ इसमें, कि परिवारवाद नहीं होता है, सभी में चीजें नजर आती हैं। लेकिन खेमचंद जी, कहीं ना कहीं अब आपको डर तो नहीं लग रहा है कि एक नई राजनीति होगी, एक नए पैटर्न की राजनीति होगी तो उत्तर प्रदेश में खलबली मचेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कम से कम, क्योंकि सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश में ही एक्टिव होंगे, हालांकि पहले से एक्टिव रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि देखिए आपकी ओर से कहा गया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत सी और भी चीजें कही गई, लेकिन क्या वाकई में फर्क पड़ेगा बीजेपी को? गर्मा जी, पहले थोड़ा नाम में करेक्शन कर लो, खेमचंद है, चंद्रा नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं करेक्ट करवाती हूँ। ठीक है, खेमचंद उनका नाम ठीक कर दीजिए। देखिए, मोहम्मद तकी जी कह रहे थे परिवारवाद पे लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर उस पे आता हूँ जी। देखिए, नई राजनीति होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, युवाओं की एंट्री होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। और रही बात, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन क्या वो कार्यकर्ता जमीन से आया या फिर एक विशेष परिवार से आया, और एक विशेष परिवार से आया, क्यों आया, लोग पूछेंगे। क्या जो दलित समाज है पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, क्या वहां से कोई और कार्यकर्ता नहीं आ सकता था? तो ये समाज का विषय है, हमारा विषय नहीं है। समाज पूछेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। रही बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जहां परिवारवाद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। अभी फाउंडिंग डे से अब तक कौन है कन्वीनर आम आदमी पार्टी का?
नहीं, लेकिन बीजेपी में भी तो ऐसा है ना। मैंने पहले ही कह दिया कि सभी दल उसमें सम्मिलित हैं, कोई भी छूता नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी को भी सम्मिलित कर लेती हूँ, तो वहां पर वो शीशा मत दिखाइए ना जिसमें हम भी दिख रहे हैं। गर्मा जी, आपने मोहम्मद तकी जी को बोलने दिया, मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन वही चीज आप वो भी बोलिए, वो ध्यान रखिएगा उस बात का। नहीं समझ में आएगा, बीच में रोकने से नहीं। नहीं, आप कंप्लीट करिए। लेट मी कंप्लीट। हाँ। लेट मी कंप्लीट। अभी कहते हैं आम आदमी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। आपका तो सिद्धांत था एक व्यक्ति एक पद। आपके सीएम साहब कन्वीनर भी हैं पार्टी के और सीएम भी है। क्यों लगातार एक ही पार्टी के कन्वीनर है? एक ही व्यक्ति पार्टी के लगातार कन्वीनर है, क्यों कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं हो सकता? क्या कहते हैं? सबकी सहमति से कन्वीनर है। भैया तकी साहब, वोट दिया गया था, कोई बने, किसी ने उनके खिलाफ सहमति पार्टी के अंदर, हर एक पार्टी के अंदर कोई विरोध में वोटिंग हुई है, सबकी सहमति है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए लोग हैं। खेमचंद जी, मुझे लगता है परिवारवाद पर बहस से हमको आगे बढ़ना होगा। खेमचंद जी सुनिए, देखिए, परिवारवाद पर बहस से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि परिवारवाद मैंने पहले भी कहा सब संलिप्त है, चाहे सपा हो या कोई भी हो, सब उसमें संलिप्त है। वो मुद्दा नहीं है, उससे आगे बढ़कर बोलिए आप। आगे आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो आबादी पार्टी तो किसी लायक है नहीं बोलने लगा। दूसरी बात आती काम की, ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। दिल्ली में क्या किया आपने? दिल्ली में तो आपने दिल्ली को सबसे ज्यादा खराब प्रदूषित राजधानी बना दिया। डीटीसी यहाँ पे आईसीयू में है। ग्रीनरी आपने खत्म कर दी। ठीक है, आप बेसिकली आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। ठीक है, खेमचंद जी, ठीक है। देखिए, वो एक अलग चर्चा का विषय। खेमचंद जी, वो एक अलग चर्चा का विषय। आकाश आनंद या बीएसपी पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है वहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। तकी साहब हो गया। भुवन भास्कर जी के पास पे जाएंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भुवन जी, देखिए, परिवारवाद की बात मैंने पहले भी की, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि देखिए, अब जो बात उठ रही है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स को किनारे किया गया और आकाश आनंद को लेकर आया गया। आप मानेंगे इस बात को? एक तरफ अभी तमजीद साहब ने यह भी कहा कि देखिए, सीनियर लीडर्स तो है ही नहीं ना, क्योंकि आकाश आनंद के सामने बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती यह भी होगी कि उनको वापस से जोड़ें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीएसपी का दामन नेताओं ने छोड़ा है, उससे अब कौन बचा है पार्टी में? तो पहले तो उनको लाना होगा ना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये कहना कि सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया, ये कहां तक आपको सही लग रहा है? देखिए, आकाश आनंद एक युवा है और एक युवा राजनीति में आए तो हम सबका कर्तव्य, हम लोग उनको बधाई दें। ये बधाई तो हो सकती है, लेकिन व्यक्ति प्रश्न वही है कि आदरणीय बहन जी ने एक अल्पसमाज का जो नेता था, जब उनको जरूरत थी बहन जी की, तो उसको हटा क्यों दिया? आज मुसलमानों की बात केवल वोटों के लिए आप करोगे और जब वो बीजेपी से लड़ेगा आप उसको हटा दोगे। ये प्रश्न से आदरणीय बहन जी भी नहीं भाग सकती है। आप दानिश अली की बात कर रहे हैं क्या? जी। लेकिन वो जो कारण दिया गया पार्टी की ओर से, वो है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां। पार्टी विरोधी गतिविधि यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ोगे, कोई और उनका दोष नहीं है। वो महुआ जी कह रही थी, उन सदन में कह रही थी कि इनके साथ ये हुआ, उनके साथ खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी नहीं लड़ती है। ठीक है, यानी आपका भी ये मानना है कि चुनौतियां देखिए बहुत सारी हैं कहीं ना कहीं, और इन चुनौतियों से पार पाना आकाश आनंद के लिए खुद एक बड़ी चुनौती होगी। खैर, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, बसपा कार्यालय में एक बैठक हुई, जिस बैठक में एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और उसमें आकाश आनंद को राजनीति में उत्तराधिकारी बनाया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे और एक आदिवासी चेहरा रहे हैं, अनुभवी आदिवासी चेहरा रहे हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। और आपको बता दें कि एक बड़ा इनका अनुभव रहा है, ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और आज जब बैठक हुई तो रेस में सबसे आगे इनका नाम चल रहा था और आखिरकार उस नाम पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, आदिवासी समुदाय से आते हैं और अनुभवी आदिवासी चेहरा हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे।
विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी दी गई है और विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद पर नाम का ऐलान कर दिया। प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया और इस तरह से अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और आखिरी मोहर नाम पर लगाई जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहे और सुबह बैठक की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद विधायकों के साथ सीएम के नाम पर मंथन चला और विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होने के बाद दिल्ली से भी इस पर मोहर लग चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मोदी के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव साय। बड़ी जिम्मेदारी अब संभालते हुए नजर आएंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हो चुका है। राज्य के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, विष्णुदेव साय के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक से नाम निकलकर सामने आया है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास और उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है क्या? जी देख लूं, बता दूं, मैं अभी इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हूं, जहां पर एक काम जो है विधायकों की एक बैठक चल रही है। विष्णुदेव साय के नाम पर आम सहमति लगभग बन चुकी है और आधिकारिक घोषणा बाकी है। बाकी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और देख रहे हैं कि आप देखें पीछे, आप मुझे देख रहे होंगे यहाँ पर जो है यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में भारी उत्साह है, कार्यकर्ता भारी संख्या में पटाखे फोड़ रहे हैं। आधिकारिक रूप से अभी नाम की घोषणा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होनी है, इसलिए विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है। जी बताएं। बिल्कुल, अंतिम मोहर लग चुकी है और विधायक दल की बैठक में कई सारे नाम चल रहे थे और देखिए अगर उनकी बात करें अनुभव की तो बड़ा अनुभव उनको रहा है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है और ऐसे में उनके नाम पर मोहर लगना, क्या लग रहा है कि अब नई जिम्मेदारियों को किस तरीके से संभालेंगे विष्णुदेव साय? देखो बता दूं मैं आपको, जब 2020 में विष्णुदेव साय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अगर काफी जो है बगावत की स्थिति थी और उस समय भी जो है विष्णुदेव साय ने इसको बड़ी गंभीरता से इसको निभाया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। मोदी मंत्रिमंडल में भी इस्पात राज्य मंत्री की भूमिका विष्णुदेव साय ने निभाई है और बहुत सहज और सरल सौम्य स्वभाव के विष्णुदेव साय माने जाते हैं, जिनके कारण कार्यकर्ताओं में उनकी छवि बहुत बेदाग और स्पष्ट है। बिल्कुल, जिस तरीके से 90 में से 54 सीटें जीतकर बीजेपी इस बार वापस से लौटी है, ऐसे में बीजेपी के सामने कई चीजें होंगी जिन पर काम किया जा सकता है और विष्णुदेव साय कहीं ना कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री पद मिला है तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां लेकर उतरेंगे और क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर कर पाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके नाम पर फाइनल मोहर विधायक दल की बैठक में भी लगी, इसके साथ ही दिल्ली की ओर से भी आला कमान की ओर से हम कह सकते हैं इनका नाम ही प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में मोहर लग चुकी है फाइनल। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, बहुत सारी अहम चीजें छत्तीसगढ़ की ऐसी हैं जिनको पूरा करना है। जी आपको बता दूं, जैसे चूंकि 15 साल कार्यकाल के बाद में बीच में कांग्रेस ने अपनी यहाँ पर निभाई है। कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार और जो है उनके आरोप लगे, उसको जो है यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है इस सत्ता में रहने के बाद विष्णुदेव साय को उनको इस दाग को जो है दूर करनी पड़ेगी और जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह है, जो बड़े यहाँ जिन घोषणाओं को लेकर बीजेपी यहाँ पर आई है, ये एक बहुत बड़ा विषय होगा कि इसको यहाँ कैसे वो निभाए और किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग बिल्कुल, और जिस तरीके से राजीव एक अनुभवी आदिवासी चेहरा रहे हैं, ऐसे में कई सारे जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की हम बात करें, चुनाव से पहले उसने सीएम फेस के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सभी चीजों को साधना भी था और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये नाम सामने आया है। तो किन समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है? मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी नेतृत्व की मांग जो है एक लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही जो है क्योंकि साहू समाज का भी एक जो है परिवर्तन जो सत्ता में आई, इसमें साहू समाज का भी एक अपना बहुत बड़ा योगदान था। तो इस कारण ये माना जा रहा था दोनों में ही एक जो है कोई बात आई
और विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, तो इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व ने आदिवासी समाज को जो है बहुत बड़ा वोट दिया है और विष्णुदेव साय मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और राजीव, जिस तरीके से विष्णुदेव साय को लेकर कुछ कई चीजें ऐसी हैं जो कार्यकर्ता उनकी बेहद पसंद करते हैं, और वो ये रहा कि देखिए बड़े पद मिले, वो प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गांव नहीं छोड़ा, अपने लोगों के बीच से निकलकर वो बाहर नहीं गए। तो ये बहुत अहम था। आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर विधायक दल की बैठक जब हुई, उसके बाद जब मोहर लगी है तो कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी का माहौल देखने को मिला है। उनके कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए नाचते गाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कि मीरा का जमावड़ा भी नजर आ रहा है, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद जब फाइनल मोहर लग चुकी है तो ऐसे में बेहद खुश कार्यकर्ता विष्णुदेव साय के साथ जो लोग रहे वो बहुत खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक लंबा अनुभव रहा है विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी इलाके की कांसा बेल से लगे बगिया गांव के वो रहने वाले हैं और मूलतः अगर देखें तो किसान हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और वो इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस वजह से ये बहुत अहम हो जाता है। राजीव के पास लौटते हैं। राजीव, देखिए विष्णुदेव साय का नाम सुनना कहीं ना कहीं एक अलग नजरिया रहा। आदिवासी समुदाय से आते हैं, छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इसी समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते आए हैं और बड़े पदों पर रहने के बावजूद वो अपने इलाके को छोड़कर बाहर नहीं गए। कहीं ना कहीं ये चीजें रही जिसके चलते जनता के बीच उनकी पैठ बहुत बड़ी रही है और यही वजह रही कि शायद उनका नाम आगे आया। तो राजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर विष्णुदेव साय के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। और देखिए विष्णुदेव साय रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं और 1989 में अपने गांव बगिया से वो पंच पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जिसके बाद 1990 में निर्विरोध सरपंच भी निर्वाचित हुए। यानी पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर विष्णुदेव साय का जो है वो बहुत लंबा रहा है और लगभग 3 दशकों से ज्यादा का वक्त है जब वो राजनीति में सक्रिय हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको सौंपी गई हैं। तबकरा से विधायक चुनकर 1990 से 1998 तक वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। इसके बाद 1999 में वो 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए और भाजपा ने इसके बाद उन्हें 2006 में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था और 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में वो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से फिर से सांसद बने थे। तो बड़ा राजनीतिक अनुभव भी उनका रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां विष्णुदेव साय ने निभाई हैं और अब अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जब उनका नाम था तो फाइनल मोहर भी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से और विधायक दल की बैठक में लग चुका है। तो 1989 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले अपने गांव बगिया से वो पंच चुने गए, फिर 1990 में सरपंच चुने गए, निर्विरोध चुने गए और जिसके बाद ये सफर आगे बढ़ता गया और आज आखिरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं विष्णुदेव साय, जो कि बड़ा चेहरा रहे हैं। और राजीव मिश्रा हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ा चेहरा रहे हैं और बड़ा अनुभव भी रहा है। 3 दशकों से ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय रहे, पंच से लेकर आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुके हैं और बड़ी मेहनत हम कह सकते हैं या फिर लगातार अपने जनता अपने लोगों के बीच में बने रहना, यही उनकी मजबूती रही कि आखिरकार आला कमान को उनके नाम पर मोहर लगानी पड़ी। जो भूमिका अदा की, एक प्रदेश अध्यक्ष रहे, यहाँ की केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, आप में जो है और जैसे पहले ही कहा कि सरल राजीव, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर आपको बता दें कि बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है विष्णुदेव साय का और अब मुख्यमंत्री पद
पर उनका नाम फाइनल हो चुका है, यानी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। और कुनकुरी विधानसभा से विधायक है फिलहाल विष्णुदेव साय, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद पर फाइनल मोहर लग चुकी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है। विष्णुदेव साय के नाम पर विधायक दल की बैठक में अंतिम मोहर लग चुकी है। आलाकमान की ओर से भी ये नाम प्रस्तावित किया गया था और जिसके बाद विष्णुदेव साय के नाम पर विधायक दल की बैठक में फाइनल मोहर लगी। और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, पंच से लेकर आज मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है और मुख्यमंत्री पद के नाम पर आज फाइनल मोहर लगी है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, 3 दशकों से ज्यादा वक्त से वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1989 में उन्होंने पहली बार पंच के चुनाव के लिए वो उतरे थे, जिसके बाद 1990 में वो निर्विरोध सरपंच भी चुने गए। यानी शुरुआत एक बेहद शानदार रही, जिसके बाद लगातार ये सफर बढ़ता गया। उन्हें छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, अपनी पार्टी को मजबूती दिलाई, संगठन को मजबूत किया और अब नए सीएम के तौर पर उनके नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से जुड़े एक नेता हैं और उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और रमन सिंह के, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। हालांकि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव का ऐलान हुआ तब मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया गया, नाम का ऐलान नहीं किया गया। और यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान कर दिया है, नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और नतीजे आने के 7 दिनों के बाद ये बड़ा फैसला, एक लंबे मंथन के बाद ये फैसला लिया जा सका है, जिसमें बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला सामने आया है और विष्णुदेव साय के नाम पर अंतिम मोहर पार्टी की ओर से लगा दी गई है। और इसके साथ ही विधायक दल की बैठक में भी फैसला सामने आ चुका है। बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल कर छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई और अब मुख्यमंत्री पद का नाम भी सामने आ चुका है कि आखिर कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री। तो 2020 में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष थे विष्णुदेव साय। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सादिक रजा रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सादिक, आदिवासी समुदाय से है विष्णुदेव साय और विष्णुदेव साय का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। कहीं ना कहीं यही सारी बड़ी वजहें रही हैं कि उनको आज ये बड़ा पद और बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। उनके नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समाज को कांग्रेस बीजेपी दोनों ही बड़ी अहम भूमिका में देखते हैं। इसी के चलते आज विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद अभी आगामी लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, जिसमें आदिवासी समाज की अहम भूमिका रहेगी। ये सबको देखते हुए बीजेपी के करीबन 56 से अधिक विधायकों ने सहमति जताई, जिसके बाद साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत शुक्रिया आपका सादिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है और विष्णुदेव साय के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।